ऐसी करतूत कि उसने हर राष्ट्रवादी को, हर देश प्रेमी को, तो देश से प्रेम है उसके ऊपर उसने एक तरह से तेजाब छिड़का है। तेजाब। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आ रहे थे और डेढ़ फुटी दाढ़ी वाले कठपुल्ले आ रहे थे, उनसे सबसे पूछा गया आज टेलीविजन चैनल पे, योगी आदित्यनाथ ने जो चिट्ठी पढ़ी है अम्बेडकर की, उस पर आपको क्या कहना है? तो उस चिट्ठी को तो ये नकार नहीं सकते। जो आदमी इतनी निकृष्टता से, इतनी नंगाई के साथ उतर कर जातिवाद कर रहा था, वो आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खर्रा लेके बैठा था। 13,000 या 14,000 करोड़ में का ठेका दिया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिसको योगी आदित्यनाथ ने कैंसिल किया। बाद में 11,000 कुछ सौ करोड़ में उसको पूरा कराया, यानी 3400 करोड़ रुपए बचाए थे। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर योगी आदित्यनाथ तो लगातार हंटर चला रहे हैं, उसकी तपिश अखिलेश यादव पर जबरा हो रहा है। आजकल आपने सुना होगा कि अखिलेश बाबू को अपने बाबूजी की तरह एनएसजी चाहिए, जो ताम झाम थोड़ा होता है ना, एनएसजी नहीं रहे। वैसे जेड प्लस सुरक्षा है अखिलेश को बिला वजह। अखिलेश उत्तर प्रदेश में बहुत सेफ हैं, लेकिन थोड़ा ताम झाम चाहिए। कन्या के साथ घूमेंगे उत्तर प्रदेश में तो ब्लैक कैट कमांडो हो तो मजा आए। वो अखिलेश जो गिरगिरा रहा है गृह मंत्रालय के सामने में कि हमें दे दीजिए एनएसजी, वो उत्तर प्रदेश में आजकल रामजी लाल सुमन के कुकृत्यों पर फ्रंट फुट पर है। आज मनीष जी, योगी आदित्यनाथ ने धज्जियां इनकी उड़ाई हैं, लेकिन हम लोग उस पर अभी आते हैं बाद में। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव की ऐसी करतूत कि उसने हर राष्ट्रवादी को, हर देश प्रेमी को, जिसको देश से प्रेम है उसके ऊपर उसने एक तरह से तेजाब छिड़का है। तेजाब। आज रामजी लाल सुमन के यहाँ बाकायदे सम्मेलन करके पहुंचे थे, सब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे थे, और ये दर्शक इस बात को समझ लें कि उसमें आम आदमी एक भी नहीं था। सब वो लाल टोपी गैंग, आम आदमी के पास लाल टोपी नहीं होती, वो जितने थे सब लाल टोपी वाले थे। पूरे प्रदेश भर से वहां पे बुलवा लिए थे। ठीक है, तुम्हारे पार्टी नेता तुम उससे घर गए थे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन उसके बाद जो लौट कर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया वो बहुत शर्मनाक था और एक तरह से पूरे देश के जले पे नमक छिड़कने वाला था। दिखाइए मनीष जी ट्वीट में, तब तक दर्शकों से जरा पढ़े देता हूं कि अखिलेश यादव का ट्वीट था कि सामाजिक न्याय का राज स्थापित हो, इस संकल्प के साथ माननीय सपा सांसद श्री रामजी लाल सुमन जी के मान सम्मान और मनोबल की वृद्धि के लिए आज आगरा में पीडीए समाज स्वतः एकजुट हुआ। तो पीडीए समाज नहीं था, तो मैंने बताया वो पूरा समाजवादी पार्टी गैंग था। फोटो दिखेंगे सब वही दिखेंगे आपको, लाल टोपी। तो बस इतना ही है, बाकी तो उन्होंने वो आगरा प्रारंभ हुआ स्वाभिमान, दुनिया भर की राजनीति की बातें की हैं। ये जो शुरू की 4 लाइनें हैं, ये रामजी लाल सुमन का पाप क्या है, इसका कुकर्म क्या है इस आदमी का? इस आदमी ने राणा सांगा को गद्दार बताया है और बाबर को उसने महान बताया था कि बाबर बड़ा महान था, और राणा सांगा ही ने उसको बुला के लाए थे। बाबर को बुलाने वाला गद्दार राणा सांगा था, ये बताया था रामजी लाल सुमन ने। और उस आदमी का आज ये मान सम्मान बढ़ाने गया था, उस आदमी का मनोबल बढ़ाने गया था। ये अपने ट्वीट में ये खुद लिख रहा है। तो आप इससे सोच लीजिए कि किस मानसिकता में लोग पहुंच चुके हैं और किस कदर मुस्लिम तुष्टीकरण कह लीजिए या मुस्लिम तलुए चाटने की स्थिति में आ चुके हैं। ये सच को सच नहीं कह पा रहे हैं, सच को सच नहीं कह पा रहे कि क्या इसकी हालत हो गई है कि ये उस आदमी का जिसने इस देश के नायक को, राणा सांगा, लोग उनको मेवाड़ का, राजस्थान की बात करते हैं, मेवाड़ या राजस्थान नहीं, राणा सांगा, राणा प्रताप, इसलिए वो लोग हैं, छत्रपति शिवाजी हैं। ये पूरे देश के नायक हैं, पूरे देश के रोंगटे खड़े होते हैं जब इनका जिक्र आता है, इनकी कहानी किस्सों का जिक्र आता है। और ये आदमी कह रहा है कि मैं उनका मान सम्मान और मनोबल बढ़ाने गया था। तो मैंने भी मनीष जी इसी आदमी को टैग करके लिखा है, दर्शकों को जरा वो भी पढ़ के सुना दूं कि समरकंद अफगानिस्तान से भारत आए उज्बेकिस्तानी डकैत विदेशी लुटेरे जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर डाकू को महान और भारत के इतिहास के गौरव राणा सांगा को गद्दार बताने वाले धूर्त का सम्मान और मनोबल में वृद्धि करके आया है साइकिल छाप पार्टी का नेता। इसका खुद ऐलान बड़े घमंड से कर भी रहा है। मुस्लिम परस्ती भक्ति का इससे बेशर्म उदाहरण ढूंढना मुश्किल होगा। यह है इस आदमी की मुस्लिम परस्ती और मुस्लिम भक्ति। तो अखिलेश यादव ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, केवल मुसलमान वोट इसको मिल जाए। और मनीष जी, कल जिन लोगों ने देखा होगा या कि वो जो अमर उजाला वाला इसका कार्यक्रम था जिसमें इंटरव्यू दे रहा था, अमर उजाला संवादी करके था, उसमें जो सज्जन ले रहे थे इसका इंटरव्यू, मेरे ख्याल से संपादक उसमें उनका लिख के आया था, जयदीप कार्णिक नाम था। उस आदमी ने बेहतरीन इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू इसी तरह से लिया जा सकता है, इससे मारपीट करने तो बैठे नहीं थे वो। तो उन्होंने कोई ऐसा सवाल छोड़ा नहीं जिसपे इसके आग न लगी हो। लेकिन उसी में इससे दोनों के बारे में पूछा गया, इससे अबू आजमी के बारे में भी पूछा गया
और इससे रामजीलाल सुमन के बारे में पूछा कि ये जो कुकृत्य किया है इस पे तुम्हारा क्या कहना है, और उसके बाद इसने अल्लल्ले गलल्ले उल्टी सीधी सब बातें की। लेकिन इस आदमी ने ना तो उस अबू आजमी का कहा कि उसने गलत किया है, जो औरंगजेब पे भजन गा रहा था, जैसे अंधा भिखारी गाता है कि ज्यादा भीख मिल जाएगी, उस तरह से जो औरंगजेब की कर रहा था, उस अबू आजमी के खिलाफ इसने एक शब्द नहीं बोला। और ये रामजीलाल सुमन जो राणा सांगा को गद्दार बता रहा था, उसके खिलाफ भी इसने एक शब्द नहीं बोला। तो कल तो उसके इंटरव्यू में बैठा था, और आज इसने लौट के जब ये ट्वीट किया है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ चुका कि इसने एक तरह से हिंदू समाज को, इस देश के राष्ट्र नायकों को मानने वाले समाज को इसने ठोकर पे मार दिया है। कि इसको मालूम है कि हम तो जात का जहर फैला के खुद तो फसल काटी लेंगे, हम मुसलमान वोट हमारा इधर से उधर ना हो जाए। तो उसके लिए ये इस टाइप के लोगों के भी चरण वंदना में लगा हुआ है। ये आज आगरा इसलिए गया था कि उसका मान सम्मान और मनोबल बढ़ाने का मतलब क्या हुआ मनीष जी? जरा दरअसल इस बात को समझे कि जो आदमी राणा सांगा को गद्दार कह रहा है और ये आज कह रहा है कि मैं उसका मनोबल बढ़ाने गया था, तो उसका मतलब ये है कि अब वो छत्रपति शिवाजी को भी गद्दार कहेगा, वो राणा प्रताप को भी गद्दार कहेगा। मनोबल तो ये बढ़ाने गए हो ना तुम उसका। ये तुम उसी तरह से तुम उस अबू आजमी का भी चले जाओ बढ़ाने। वो भी यानी जो हिंदुओं के नायक हैं, जो इस देश के नायक हैं, उनको गाली देने वालों को मनोबल बढ़ाने गया। तो ये आदमी देश का नेता, उत्तर प्रदेश का नेता बनना चाहता है। तो सोच लीजिए, बेशर्मी और बेईमानी की सारी सीमाएं लांघ चुका है ये आदमी। और उसके बाद कुछ लोग इसकी जय जयकार करते हैं, तो ये इसकी स्थिति है। लेकिन आज किसी और ने तो जवाब नहीं दिया। आज योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिया, तो तबीयत हरी हो जाएगी। बाकी इसके आज बताता हूं मनीष करम। आज इसने जातिवादी जहर इसका इस कदर भी आया कि इसने ऐसा लग रहा है कि ये किस स्तर तक पहुंच चुके हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि आजकल अंबेडकर का शौक हो गया। अखिलेश यादव आज योगी आदित्यनाथ ने उसी में धोया जम के। तो पहले जरा योगी को सुन लेते हैं। इस पर भी आपने बाद में, हाँ पहले योगी की सुनिए। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। और यह जातीय संघर्ष किस रूप में? आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाया था, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। सबका साथ और सबके विकास के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास का अभियान आगे बढ़ेगा तो मेरा विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो, यह अभियान बेनकाब हो जाएगा। और उस अभियान से बचाव के लिए ये लोग तमाम प्रकार की कुछ चेष्टाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें सावधान और सतर्क रह करके वर्तमान स्थिति में समाज को जातीय आधार पर बंटने नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को कहा, बार बार उन्होंने कुछ आह्वान किए थे। उन्होंने कहा था अपने शिक्षित बनो, संगठित रहो, अन्याय के प्रति संगठित होकर के प्रतिकार करो। जब हैदराबाद के निजाम ने वहां पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो बाबा साहब ने हैदराबाद के हिंदुओं को और खासतौर पर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि देखो, कुछ भी हो, मैं
सभी हैदराबाद रियासत के निवासियों से कहूंगा और खास तौर पर हिंदुओं से कहूंगा और खास तौर पर अनुसूचित जाति के लोगों से कहूंगा कि वह किसी भी स्थिति में इस्लाम स्वीकार न करें, कतई दबाव में न आए। अगर उनके सामने बचाव का कोई अंतिम संकट खड़ा हुआ हो तो वे वहां से प्लान करके महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं, लेकिन वे इस्लाम स्वीकार न करना, निजाम के सामने झुकना नहीं। और बहनों और भाइयों, यही कारण है कि निजाम के सामने मजबूती के साथ लड़ने, जब निजाम और उसके रजाकारों के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पे अत्याचार किया जा रहा था, गांव गांव जलाए जा रहे थे, तब बाबा साहब वहां पे उनके साथ खड़े हुए थे। और स्वतंत्र भारत में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम से हैदराबाद को मुक्ति दिलाई थी और वहां के नागरिकों को सम्मान दिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये बातें हमें इस बात को बताती हैं कि उन्होंने शिक्षित बनने के लिए जो कहा, संगठित होकर के कार्य करने का जो आह्वान बाबा साहब ने किया था, दबे कुचले लोगों की आवाज को आवाज देने का जो आह्वान बाबा साहब ने किया था, यही तो कार्य पिछले 10 वर्ष से मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मनीष जी, योगी आदित्यनाथ ने आज जैसे दुम पे पांव एड़ी रख के रगड़ दी है। मैं देख रहा था जितने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आ रहे थे, वो 1.5 फुटी दाढ़ी वाले कठपुल्ले आ रहे थे, उनसे सबसे पूछा गया आज टेलीविजन चैनल पे कि योगी आदित्यनाथ ने जो चिट्ठी पढ़ी है अम्बेडकर की, उस पर आपको क्या कहना है। तो उस चिट्ठी को तो ये नकार नहीं सकते, क्योंकि वो दस्तावेजी चिट्ठी कई जगह छप चुकी है, बाकायदे रिकॉर्ड में उनके रिकॉर्ड है, उनकी बाबा साहब के लव लेटर, वो लव लेटर बाबा साहब द्वारा लिखे गए लेटर जो हैं, वो किताब उनकी पूरी छपी, उसमें चिट्ठी छपी हुई है और आज से 50-60 साल पहले की छपी हुई है, तो उसको नकार तो सकते नहीं है। तो आए बाएं साएं इन्होंने गाना शुरू किया, यानी उस चिट्ठी पर बात करने को तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो चिट्ठी इनके उस सेकुलरिज्म को नंगा कर रही थी, पूरी तरह से इनके कपड़े फाड़ रही थी। ये बताए ना, इन मुल्लाओं में जो 1.5 फुटी आ जाते हैं, जो मीम पर नाटक करते हैं, ये और हिंदुस्तान के जो राजनेता हैं, कि डॉक्टर अंबेडकर का जो बड़ा गाना गाते हो, डॉक्टर अंबेडकर एकदम चरणों में लेटने की बताते हो, हम तो बिल्कुल लेटे हुए हैं और सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। तो ये बताओ कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा था कि कुछ भी कर लेना, चाहे घर छोड़ के भाग जाना, लेकिन इस्लाम मत स्वीकार कर लेना, मुसलमान मत बन जाना। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज से समझिए 70 साल पहले तब वो कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? तो अब इनको आग लगी है, क्योंकि इसका कोई जवाब इनको सूझ नहीं रहा। और ये योगी जी का जो मनीष जी संदेश है, इतनी क्लिपिंग, ये गांव गांव पहुंचनी चाहिए, दलित बस्ती में पहुंचनी चाहिए, अंबेडकर जी का सच पहुंचना चाहिए। हम लोग तो एक दिन पूरा कार्यक्रम ही किए थे अंबेडकर के सच पे, ये ताकि हर दलित को पता चले कि जिसको वो अपना भगवान मानते हैं डॉक्टर अंबेडकर, उन डॉक्टर अंबेडकर का क्या संदेश है उनके लिए, खासकर मुसलमानों को लेकर। ये जब तक नहीं पहुंचाएंगे, ये तब तक काम नहीं बनेगा। ये जो तथाकथित पीडीए नाच रहे हैं, ये नंगे हो रहे हैं, उसमें इनको जवाब ही नहीं सूझ रहा। आज मैं देख रहा था, किसी को जवाब नहीं सूझ रहा, उल्टी सीधी बातें करने लगना, लड़ने मरने पे आमादा हो जाना, लेकिन इस पे बात नहीं। और जो इस पूरे गैंग का सरगना जिसे कहना चाहिए, अखिलेश यादव, इस पर बात ही नहीं कर रहा वो आदमी की डॉक्टर अंबेडकर ने वो चिट्ठी कब लिखी थी, क्यों लिखी थी, ये बताओ इस पे आके। ये या कहो कि डॉक्टर अंबेडकर ने गलत किया था, तो गलत कहने की हैसियत नहीं है, और चिट्ठी के बारे में कुछ बात करेंगे तो नंगे हो जाएंगे। तो आज अखिलेश यादव ने इसकी एक काट निकाली मनीष जी। अखिलेश यादव ने कुछ थानों के थानेदारों की सूची ली और बाकायदे यहाँ बताया कि देखो ये यहाँ का थानेदार ठाकुर है, यहाँ का थानेदार ठाकुर है, और उसके बाद बताया कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ये कहते समय जरा भूल गए, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। अखिलेश यादव की जो राजनीतिक दिनचर्या है वो इसी से शुरू होती है कि सवेरे उठकर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को जातिवादी सिद्ध कर दिया जाए, ताकि इनका पीडीए वाला पूरा धंधा चलता रहे, दलित और पिछड़ा फलाना ढिमाका करके। और उसके लिए शुरुआत राजनीतिक दिनचर्या इसी से होती है, चाहे वो 12 बजे सो के उठते, 1 बजे सो के उठते, तो योगी बता चुके हैं। लेकिन ये करते समय अखिलेश यादव एक बात भूल जाते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि अपने गिरेबान में झांकना भूल जाते हैं। कि जब ये कहते हैं
कि इनके समय में क्या हाल था। मैंने एक ही उदाहरण लिया क्योंकि इन्होंने पुलिस की बात की थी, और वो दस्तावेजी उदाहरण है, वो रिकॉर्डेड उदाहरण है, और वो हिंदुस्तान के तो भाई है, उत्तर प्रदेश के हर अखबार में बड़ी प्रमुखता से छपा था। और जब तक ये 5 साल ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहा अखिलेश यादव, तब तक वो लगातार चर्चा के अंदर रहा। अब मनीष जी जरा खबर दिखा दीजिए, उसके बाद बताता हूँ दर्शकों को। इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ और आपको समझ में आएगा क्या था। ये हाँ, इसे रोके रहिए मनीष जी। ये जो आज बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो है सब यहाँ पे ठाकुर थानेदार बना रहे हैं, तो यूपी के अखिलेश राज में डीजीपी से लेकर 600 थानों में यादव थानेदार। और ये जरा खबर बनी जी, डेट क्या है इसकी? 12 जुलाई 2015। 12 जुलाई 2015। यानी कोई भाजपा ही नहीं लिखवा रहा था उत्तर प्रदेश में, कोई योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं थे। और अब मैं जरा नीचे पढ़ता हूँ, ये खबर मैंने आज ढूंढ के निकाली है कि यूपी की पूर्व सीएम, और जरा मैं उदाहरण जो है दर्शकों को कहूंगा इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कितनी नंगाई पे उतर के जातिवाद हो रहा था। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बाराबंकी केस के बहाने यादवों पर एक दिन पहले जमकर निशाना साधा था। इसके बाद यहाँ के राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई कि क्या सूबे में पुलिस का यादवीकरण हो गया है। मायावती ने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार आरोपी पुलिस अफसर को इसलिए बचा रही है क्योंकि वो जाति के यादव हैं। ये मायावती का आरोप था। यह आरोप काफी हद तक सही भी दिख रहा है। अब आती है अखबार की रिपोर्ट। ये मायावती नहीं कह रही इस बात को, अब अखबार की रिपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यूपी के 75 जिलों में 1526 थानों में से 600 थानों में यादव थानेदार हैं। और ये बता दूं कि अभी ये गलत है मनीष जी, ये भी फिगर गलत है। अभी इसी खबर में आपको मिल जाएगा। ये थानों में यहाँ तक कि सूबे के नए डीजीपी भी यादव ही हैं। और नीचे आइए, बताते चलें कि अभी हाल ही में बाराबंकी में, अब ये मनीष जी मैंने कहा ना, इसको मैंने रेड किया है। दर्शक जरा इस पॉइंट को समझिए आप कि कितना मतलब बर्बर किस्म का जातिवाद हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। कि बताते चलें कि अभी हाल ही में बाराबंकी में महिला को जलाकर मारने के आरोपी, यानी एक महिला को जिंदा जला के मार डाला था, वो थानेदार राम साहेब यादव। जरा फिर से याद करिए कि बाराबंकी में महिला को जलाकर मारने के आरोपी थानेदार राय साहेब यादव पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए हत्या का मुकदमा तो दर्ज करवाया, लेकिन उनकी जगह फिर भगवती प्रसाद यादव को थानेदार बनाया गया। यानी वो यादव हटा तो उसकी जगह यादव ही आया। ये इनका बड़ा समाजवाद वाला प्रशासन था। और आगे आता हूं कि वो तो छोड़िए, प्रदेश के ज्यादातर जिलों में देखें तो यही लगता है कि जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो थानों में यादव अफसरों का वर्चस्व होता है। ऐसे में ये अपने सीनियर अफसरों को भी कुछ नहीं समझते, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से प्रदेश के शीर्ष यादव परिवार से लिंक निकाल ही लेता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अन्य जातियों के अफसरों में यह काबिलियत नहीं है जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त बना सकें। और जरा नीचे वाला मनी, जहां जब पुलिस का हो चुका है यादवीकरण। अब ये मेन खबर है कि यूपी के 75 जिलों में 1526 थाने हैं, इनमें 600 में थानेदार यादव हैं। राजधानी लखनऊ में 43 पुलिस थाने हैं। जरा अब देखिए, राजधानी लखनऊ में 43 पुलिस थाने हैं, जिनमें 20 थानों पर यादव थानेदार यानी 50%, 20 थानों पर यादव थानेदार नियुक्त हैं। कानपुर में 44 थाने हैं, जिनमें से 17 थानों पर यादवों का राज है। ये समझिए करीब 45%। बदायूं के थानों को यही हाल बदायूं के थानों का है, जहां 22 थानों में से 11 थानेदार यादव हैं। इटावा के 21 में से 8 थानों में यादव जाति के थानेदार हैं। जबकि अब ये सबसे खास है, ये जो अभी आप योगी जिस कैंसर से लड़ रहे हैं उस कैंसर की जड़ जरा समझिए कि जबकि संभल के 11 थानों में से 7 पर यादवों का कब्जा है, यानी 66%। ये स्थिति थी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और आगे मनीष रुक जाइए, ये बहुत कब्जा है। इसी प्रकार गाजियाबाद के 17 में से 9 थानों पर यादव जाति के थानेदार यानी 50% से ज्यादा। जबकि फिरोजाबाद के 21 में से 9 पुलिस स्टेशन पर यादव थानेदार हैं। तो ये तो हुई जो कुछ मुख्य जगहों की जो सूची छपी थी अखबारों में। और ये कोई एक अखबार की कहानी नहीं, ये सारे अखबारों में खबरें थी ये। और आगे जो है ये जरा इसको सुनिए
कि सीनियर की नहीं सुनते बात, और ये कोई नेता नहीं कह रहा, कोई संघ वाला नहीं कह रहा। आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का कहना है कि यह बहुत ही भयावह स्थिति है। इस बात को गौर करिए कि आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का कहना है कि यह बहुत ही भयावह स्थिति है कि सपा सरकार में पुलिस का यादवीकरण कर दिया गया है। यूपी के 67% थानों में विशेष जाति के लोग थानेदार बने बैठे हैं। ये जो 1526 में से 600 बात हो रही है, ये अनुमान एक अखबार वाले की ये सूचना हो ही नहीं सकती। एक जो शासन में बैठा वरिष्ठ आईएएस अफसर था, उसने बताया कि 67% थानेदार यादव हैं। ये कर रहे थे अखिलेश यादव बैठ के लखनऊ के जब मुख्यमंत्री की कुर्सी की गद्दी पे बैठे थे। और आगे यूपी के 67% थानों में विशेष जाति के लोग थानेदार बैठे हैं। सूर्य प्रताप के अनुसार उनके करीबी आईपीएस अफसर बताते हैं कि ये थानेदार किसी की नहीं सुनते। और ये आईएएस अफसर बता रहा है अखबार वाले को कि ये थानेदार किसी की नहीं सुनते, कुछ ज्यादा सख्ती करो तो ऊपर के लोगों से बात कराते हैं, यानी फोन लेकर जरा बात कर लीजिए। और ये दर्शक इस बात को समझ लें कि ये खबर, जरा मनीष जी ऊपर आ जाइए, पंजाब केसरी की खबर है, ये ऊपर आ जाइए मनीष जी, ताकि ये हो जाए। और ये जुलाई 2015 की खबर है, ये कोई योगी बाबा ने नहीं छपवा दी, कोई नरेंद्र मोदी ने नहीं छपवा दी। ये जो कुकर्म था, ये जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये कुकर्म छप रहा था। और ये मैंने कहा एक अखबार का मैं देना था, बाकी अगर आप दर्शक जरा ढूंढेंगे इस हेडिंग को केवल कॉपी करके, तो आपको कम से कम 2-4 दर्जन अखबार ऐसे मिल जाएंगे जहां पे इनका ऐसी खबरों से अखबार भरे पड़े हैं। तो जो आदमी इतनी निकृष्टता से, इतनी नंगाई के साथ उतर कर जातिवाद कर रहा था, वो आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खर्रा लेके बैठा था, 4-5-10 थानेदारों के नाम लेके कि देखिए ये सब ठाकुर थानेदार हैं। तो योगी आदित्यनाथ के कहीं पैर की धूल नहीं हो, और इस तरह का कोई दस्तावेज निकाल के लाओ तो तुम्हारी बात समझ में आए, क्योंकि वो तुम ला ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो काम हो ही नहीं रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बता दूं मनीष जी दर्शकों से कि जहां 1500, अब तो ज्यादा थाने होंगे, तो वहां 100-200 तो ठाकुर थानेदार हो ही होंगे। तो इसने जहां ठाकुर थानेदार थे उनके नाम मंगा के गिना दिए। तो पूरा जरा परसेंटेज बताओ कि कितने थानेदार, कितने थाने हैं, और कितने थानेदार में कौन कौन नियुक्त है। वो बड़ी गहनता के साथ उसकी स्क्रूटनी होती है, और ऐसा कहीं मुझको फिलहाल अभी तक मेरी निगाह में नहीं आया पिछले 8 साल के अंदर। हाँ, अखिलेश यादव का तो खर्रा 8 साल पुराना भी निकाल के, 8 साल के और तो 10 साल पुराना ये खर्रा निकाल के इनको सुझाया है। तो अखिलेश यादव केवल झूठ के घोड़े पर सवार होके अखिलेश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो तलवार भांज रहे हैं। और इस आदमी को मनीष जी, एक कहावत है ना कि जब सियार का बुरा समय आता है तो शहर की तरफ भागता है, तो वैसे ही जब इनका बुरा समय शुरू होता तो योगी आदित्यनाथ की तरफ भागते हैं। अब वो जो अमर उजाला वाला वो इंटरव्यू था, मैं पूरा देख रहा था, क्योंकि इंटरव्यू लिया बहुत बढ़िया था। मैं बार बार कहूंगा वो आदमी इंटरव्यू लेने वाला सवाल पूछना चाहिए। अब वो जवाब दे रहा नहीं दे रहा, वो पटांग दे रहा है, तो ये बैठ के जनता तय करेगी, इंटरव्यू सुनने वाले तय करेंगे। उसने अपना कर्तव्य कर दिया, कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं जिसपे इसकी लाल ना हुई हो या सुलगी ना हो, लेकिन दाएं बाएं इस आदमी ने किया नहीं। और बदतमीजी पर पूरी तरह से संपादक के साथ उतरे हुए था कि आपने ऐसे लोगों को बैठा दिया, ये बीजेपी वाले हैं। और जब इसके गुंडे कार्यकर्ता ने उत्पात किया, कर आपके कार्यकर्ता ऐसे कह रहे, जब संपादक ने कहा तो नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, ये आम पब्लिक है। मतलब वो आदमी जो इससे सवाल कर रहा था वो आम पब्लिक नहीं था, गुंडागर्दी कर रहे थे वो आम पब्लिक है। जिस आदमी के साथ इन्होंने गुंडागर्दी की थी, उस आदमी ने बाकायदा आज अपना फेसबुक पे भी डाला है, ट्विटर पे भी अपना वर्जन डाला है, और उसने बताया कि मैं सरीनी विधानसभा का जो था वहां का अध्यक्ष रहा हूँ, भाजपा किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा हूँ। मैं उस सम्मेलन में आमंत्रित था, और एक दर्शक के तौर पर मैं सवाल पूछ रहा था अपना, और क्योंकि इन्होंने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थी, तो मैं इनसे पलट के सवाल कर रहा था। और उस पर उसने जिसको कह रहा था ना कि ये जो जनता है, कार्यकर्ता नहीं मेरे, उसने नाम लिया कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता मनोज यादव, जिसको लोग देखते होंगे टेलीविजन पे, वो अपने गुंडों के साथ उसके ऊपर टूट पड़ा था। वो तो पुलिस ना होती तो मारा जाता वो आदमी, और उसको दुनिया भर की धमकी इनकी सब मिली, तो उसने अपना डाला है। नहीं तो इसे भी समझ में आ गया सर। एक चीज देखिए कि जब इसके गुंडे, अखिलेश के गुंडे जब उसे मारने आए, आप कल्पना कीजिए कि वहां यदि अखिलेश के गुंडे उसकी हत्या कर देते, मार देते, तो फंसता कौन? प्रोवोक करने के मामले में अखिलेश यादव जेल जाते, और योगी आदित्यनाथ छोड़ते नहीं। इसीलिए उसने क्या कहा, छोड़ दो। शुरू में प्रोवोक किया, उसके बाद जब उसे लगा कि समझ में आ गई बात
यदि इसके गुंडे मनोज यादव और अन्य गुंडे यदि मार देते तो इसका मतलब है कि हत्या का आरोप और हत्या के लिए प्रवोक करने में अखिलेश यादव फंसता, क्योंकि अखिलेश को पता है कि यादव या योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं। कल मुझे मनीष जी संपादक का एक सवाल बहुत बेहतर लगा कि अपने 5 साल की एक उपलब्धि बताइए, तो ये खर्रा मत गिनाइए, एक बताइए जिसको सबसे ज्यादा आप करते हो। तो वो पोल खुल गई मनीष जी, उस सवाल में पोल खुल गई। उसके बाद संपादक ने ज्यादा पीछे नहीं पड़ा, ठीक है, वो तो अपने सवाल से उसने इनको बेनकाब कर दिया। तो अपने बताने के नाम पर इनके पास एक वही 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेसवे था, और उसी आगरा एक्सप्रेसवे के लिए जो झूठ बोलना शुरू किया, तो पहले जरा बता दूं मनीष जी, इसके बाद दिखा भी दूंगा, क्योंकि मैं अखिलेश यादव की तरह झूठ नहीं बोलता। मैं जब बात करता हूं तो तथ्यों के साथ करता हूं। तो इन्होंने बताया कि मैं जो आगरा एक्सप्रेसवे जो हम लोगों ने बना दिया था, कल योग और मतलब इतना बदहवास हो चुके थे कि योगी आदित्यनाथ को तो मालूम ही नहीं कि एक्सप्रेसवे क्या होता है। 4 लेन के रोड को एक्सप्रेसवे नहीं कहते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ ने जितने बनवाए हैं वो 4 लेन के एक्सप्रेसवे बनवाए हैं। और योगी आदित्यनाथ जो कि बता चुके हैं कई बार, तो दर्शक उसको समझे कि इन्होंने 13,000 या 14,000 करोड़ में उसका ठेका दिया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिसको योगी आदित्यनाथ ने कैंसिल किया। बाद में 11,000 कुछ सौ करोड़ में उसको पूरा कराया, यानी 3400 करोड़ रुपए बचाए थे। तो वो पूछ लिया संपादक ने कि वो क्या है जो योगी जी कह रहे हैं। तो क्या असल में जो मीडियन होता है, यानी मीडियन दर्शक समझ लें, वो जो बीच का जो आप फुटपाथ कह लीजिए या जो गैप दिया जाता है दोनों सड़कों के बीच में, उसको मीडियन बोलते हैं। तो क्या वो हमारे समय में तो क्योंकि अपनी चोरी जानता था कि हमारे समय में इंडियन रोड कांग्रेस की क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, तो हमने आगरा एक्सप्रेसवे जब बनाया था तो हमने 4.5 मीटर का मीडियन रखा था। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम बनाना प्रस्तावित किया था तो हमने 12 मीटर का मीडियन रखा था। जरा मतलब झूठ बोलने की शर्म आनी चाहिए। मनीष जी, अब बताता हूं दर्शकों से कि इंडियन रोड कांग्रेस की जो रिपोर्ट है, जो उसके रिकमेंडेशन है, उसमें अलग अलग शहर में है तो थोड़ी और कम हो जाती है जमीन, 2-2.5 मीटर होनी चाहिए उस मीडियन की लंबाई। और जो अगर आप रूरल में जहाँ पे आपके पास जमीन है तो वहां पर मैक्सिमम है 3.5 मीटर से 5.5 मीटर का मीडियन होना चाहिए। और ये इंडियन रोड कांग्रेस की रिकमेंडेशन है, जिसको बता रहा था कि मतलब इंडियन रोड कांग्रेस कह रही कि 5.5 मीटर काफी है, और इसने 12.5 मीटर प्रस्तावित कर दिया था, क्योंकि अपनी चोरी बचानी थी जो योगी आदित्यनाथ नंगा कर रहे हैं। तो अब बता दूं कि जो इंडियन रोड कांग्रेस का मीडियन है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है उसका मीडियन 5.5 मीटर ही है। और वो पूरा एक्सप्रेसवे 6 लेन का बना है, जिसको आप आगे चल के भविष्य में 8 लेन का एक्सपेंड उसको कर सकते हैं। ये है। और ये इनका जो बना है आगरा एक्सप्रेसवे, उससे वो 40 किलोमीटर ज्यादा बड़ा है। तो ये असलियत है। और ये इन्होंने जो बनाया था कि मैंने नोट करके रखा है कि ये 13,200 करोड़ रुपए में बना था आगरा एक्सप्रेसवे, और ये बना है 11,800 में, यानी 40 किलोमीटर ज्यादा, और इनसे कम से कम 2,000 करोड़ रुपए कम। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मनीष जी मैं थोड़ा गलत बता गया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो अखिलेश यादव ने ठेका दिया था वो मनीष जी था 15,200 करोड़ का। और ये योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं बने तब दे चुके थे ये सरकार जाने से 3 महीना पहले, और भूमि अधिग्रहण हुआ नहीं था। और ठेका जो है 15,200 करोड़ का दिया था, जिसको योगी आदित्यनाथ ने 11,200 करोड़ में पूरा किया है। 11,800 करोड़ में, यानी 3400 करोड़ रुपए बचाए हैं। तो ये जो रुपया बचा है सरकार का, ये बता रहा कि बेईमान कौन है और ईमानदार कौन है। अखिलेश यादव सवेरे उठ के कौन सी माला जपते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ये असलियत है। तो एक तो दर्शक इसको समझे कि जब संपादक ने पूछा कि कोई एक उपलब्धि बताओ, तो इनको बताने के नाम पर एक आगरा एक्सप्रेसवे ही याद आया और कुछ याद नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसमें बेईमानी आंकड़े बता रहे हैं, सरकार के दस्तावेज बता रहे हैं कि 3400 करोड़ रुपया तो बढ़ा के तुमने ठेका तभी दिया था। और एक दूसरा मनीष जी, वो लगातार झूठ बोला जाता है, तो उसका भी मैंने निकाल के रखा ताकि रिकॉर्ड में रहे। वो लखनऊ में मनीष जी मेट्रो चलती है,
दर्शक भी जान लें, जो अपने लखनऊ के होंगे वो तो अच्छे से परिचित होंगे, जो बाहर के होंगे तो वो अखिलेश यादव जो होता है कि मैंने लखनऊ में मेट्रो बनवाई, मैंने कानपुर में मेट्रो बनवाई, मैंने बनारस में मेट्रो के बजट दे दिया था। मतलब झूठ बोलने में इस आदमी को शर्म नहीं आती। अब जरा लखनऊ मेट्रो की कहानी सुन लीजिए, जिसको ये अपना बताते हैं कि 16 सितंबर या 18 सितंबर 16 सितंबर या 18 सितंबर 2016 को बाप बेटा दोनों आ गए थे। दोनों ने उद्घाटन कर दिया था लखनऊ मेट्रो का, कि लखनऊ मेट्रो शुरू हुई। और ये लखनऊ मेट्रो जो है 30 किलोमीटर लंबी है, 2 फेज में बनी है, एक 8.5 किलोमीटर में और एक बाकी 19.5 किलोमीटर में, 14.5 किलोमीटर में। और मनीष जी, ताजुब होगा आपको कि ये जो फर्स्ट फेज का उद्घाटन दोनों बाप बेटा की जोड़ी ने किया था, और ये सितंबर या दिसंबर में उसका उद्घाटन किया, लेकिन ये जो 10 मार्च को विदा हुए हैं, तब तक वो मेट्रो चल नहीं रही थी। उद्घाटन हो गया था उसका, बड़ा धूमधाम से फोटो वोटो छप गई थी। अगर सब कुछ बड़ा तैयार कर गए थे तो 8 किलोमीटर चलवा तो देते। तो ये कैसा काम कर रहे थे, इसकी एक वानगी है लखनऊ का मेट्रो, कि ये दिसंबर में इन्होंने उद्घाटन कर दिया था और उसके बाद ये मार्च तक ये चल नहीं पाई। और योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो वो भी नहीं चलवा पाए उसको। ये जरा गजब सोचिए कि कैसा उद्घाटन इन्होंने किया था, कि उस मेट्रो को शुरू होने में सितंबर 2017 में वो 8 किलोमीटर का टुकड़ा पूरा हुआ था, और वो जो बाकी का 14.5 किलोमीटर था उसका भी इन्होंने जाते जाते उसका भूमि पूजन कर डाला था, कि भूमि पूजन हो गया, अब यहाँ भी काम शुरू। तो काम तो शुरू नहीं हुआ था। वो जो शेष 14.5 किलोमीटर था वो बाद में 8 मार्च 2019 को पूरा हुआ, जो योगी आदित्यनाथ ने 2017 में उसका काम शुरू कराया और 2019 में पूरा हुआ। तो ये है लखनऊ मेट्रो की कहानी। तो ये आदमी सिर्फ झूठ के गठरी अपने खोपड़ी में लाद के और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे घूमता है। लेकिन अब वो तो खैर संपादक है और ऐसा उनका मंच था, तो वहां पे तो पूछना नहीं था। लेकिन बाकी पत्रकार क्या करते हैं, अगर आप अखिलेश यादव से बात करते हैं, अखिलेश यादव की इंटरव्यू लेने जाते हो या उसकी कोई बाइट लेने जाते हो, तो ये आंकड़े तो आपके जबान पे होने चाहिए, क्योंकि वो आदमी सब जानते हैं कि केवल लेने के सिर्फ यही झूठ वो आदमी फैलाता है। तो 3 झूठ मैंने बताया, एक आपको जो आगरा एक्सप्रेसवे का, लखनऊ मेट्रो का, और वो जो जातिवाद। तो जातिवाद के आंकड़े अखबारों में छपे हुए हैं बाकायदे, 10 साल के, थोड़ा ढूंढना पड़ता है आपको। तो जो लोग भजन गाते हैं। और हाँ मनीष जी, अभी ये देखिए रह गया कि आगरा एक्सप्रेसवे कितना शानदार बनवाया था अखिलेश यादव ने। जरा मनीष जी खबर दिखा दीजिए ताकि आज कुछ बाकी ना रह जाए। ये देखिए, अरबों रुपए खर्च कर बना लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा में धंसा, गहरे खड्डे में गिरी कार। ये एक्सप्रेसवे धंस गया। ये खबर और एक्सप्रेसवे बनाना सिखा रहा है कि 4 लेन का नहीं होता। हाँ देख लीजिए, ये है अखिलेश यादव की असलियत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगरा डौकी क्षेत्र में सर्विस लेन धंसने से एक गिरकर खाई में फंस गई, एक कार गिरकर खाई में फंस गई, जिसमें कन्नौज जाने के लिए सवार 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और ये खबर दे जाए अगस्त 2018, ये फोटो देखिए कितनी खतरनाक गिरी है। जो लोग बच गए, जिनको निकाल लिया गया, उनके ऊपर ईश्वर ही मेहरबान था। मैं बता दूं कि 24 फुट गहरे, मतलब जो सड़क धसी थी वो धसी नहीं थी, 24 फुट धसी थी। तो वो जो 15,000 करोड़ में जो 13,000 करोड़ में जो था, उसमें कितना माल खाया गया था, ये घटना बता रही है कि 24 फुट गहरी खाई में धस गई कार, और ये एक्सप्रेसवे के 2 महीने के अंदर। तो ये है अखिलेश यादव का कर्मठता। और जरा बगल, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया, खैर उसको दिखाया मीडियन दिखा दीजिए मनीष जी। जो मीडियन मैंने बताया कि जो मीडियन होता है वो ये पूरी खबर ही है ये। कि अखिलेश का झूठ, भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार ऐसे राजमार्गों का लिए मध्य रेखा 12 से 14 मीटर होनी चाहिए। झूठ बोल रहा था आदमी। भारतीय रोड कांग्रेस की 5.5 मीटर की होती है। ये देखिए, पहले पैरा पढ़ दूं कि भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण राजमार्गों पर सड़क के मध्य की न्यूनतम वांछनीय चौड़ाई 3 से 5 मीटर तथा शहरी राजमार्गों पर 2.5 मीटर होनी चाहिए। लेकिन अपने साक्षात्कारों में पत्रकारों को प्रभावित करने के अति उत्साह में अखिलेश यादव इन दिनों गलत तरीके से उद्धत कर रहे हैं कि भारतीय सड़क कांग्रेस 12 से 14 मीटर के मध्य की सिफारिश करती है।
तो ये दस्तावेजी ये भी सच है। और अखिलेश यादव लगातार इस बात को झूठ बोल रहा है। और बाकी उन्होंने कहा ना कि वो तो जिनके घर के मंच पे थे तो उसको क्या बोलते, उन्होंने नंगा तो उसको कर ही दिया इन सवालों से। बाकी तुम इधर उधर करते रहो। तो ये असलियत है कि आज योगी आदित्यनाथ को एक कीचड़ की बाल्टी लेके बैठे थे, वो पूरा कीचड़ की बाल्टी इसी के ऊपर खोपड़ी से ना दी गई है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ से क्या मुकाबला करोगे। और योगी आदित्यनाथ की एक उपलब्धि और बताऊंगा, वो कल बताऊंगा मनीष जी, क्योंकि वो अखिलेश यादव से संबंधित नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव निपट जाएंगे वो भाजपा के एक नेता के बात पर है, कर वो कल करेंगे बात। बिल्कुल, और इसीलिए बताते कि कहते हैं ना कि जो जिस मतलब इस रूप में तो कम से कम योगी को छेड़ना नहीं चाहिए। और मैं अक्सर इसीलिए कहता हूं कि अखिलेश यादव जानबूझ करके यूपी विधानसभा छोड़ के भागे हैं, ताकि डायरेक्ट उनका योगी से सामना नहीं हो। और इस प्रदेश के एक एक जन को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो मैं अक्सर एक चीज याद करता हूं कि इन्होंने शहर यादवीकरण तो कर दिया, एक मोर्चा थामे हुए था आजम खान, जिसका एक गुंडा था डीएसपी आले हसन। जब मैंने आले हसन पर एक वीडियो बनाया था तो उत्तर प्रदेश के कई पूर्व पुलिस अधिकारी ने मुझे फोन किया, दर्जनों फोन इसके आए कि मनीष जी आपने हमारे दर्द को सुना है। उसमें से कई आईएएस ऑफिसर थे जो रिटायर हो चुके हैं। आले हसन की गुंडागर्दी इस रूप में थी कि डीजीपी भी कांपता था, वो सिर्फ आजम खान के पास था। तो उस आले हसन के डीएस का गुंडागर्दी, इनके यादव जो जितने पुलिस अधिकारी थे वो कांपते थे। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में इन जिहादियों को सिर्फ पत्थरबाज बनाने के लिए छोड़ा गया था कि इनके ऊपर एफआईआर नहीं होगा, और पूरा मौज अखिलेश अपने स्वजातीय उन लोगों को दे रहा था। मनीष जी यादवों को मुसलमानों का गुलाम बना के रखा था इन्होंने। और इसको समझ लीजिए कि संभल में 11 थाने थे, जिसमें से 7 में यादव थानेदार थे। और कैसे नंगा नाच हो रहा था ये तो अब योगी आदित्यनाथ ने जब संभल की पिटारा खोला है तो सांप निकलना है उसके अंदर से। अब वो कहां से सर वो एसएचओ लाते? वो तो सब पत्थरबाज थे। उस काम में तो ज्यादा एक आले हसन ही ला सकते थे। वो ज्यादातर तो वे पत्थर उठा रहे थे। जो प्रधानमंत्री ने कहा पंचर बना रहे होंगे तो पंचर की दुकान से उठा करके तो किसी का एसएचओ बना नहीं दिया जाएगा ना, उसके लिए पढ़ना लिखना भी पड़ेगा। तो ये मजबूरी उनकी थी। लेकिन हाँ, उन्हें पत्थरबाजी की छूट थी, उन्हें किसी भी पुलिस वालों पर पत्थर दे, ये आलम था। और ये अखिलेश यादव जब इस तरह की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से इस पुराने अतीत को, कई बार होते हैं ना कि पीढ़ी भूल जाती है सर, 5-10 साल में ना, जो बच्चे जो अब भव्य योग की पीढ़ी जो उनको क्या पता होगा कि क्या सब हुआ है। तो इसीलिए 5-7 साल में तो जो बच्चे जो किशोर हो गए, जो किशोर युवा हो गए, उनके लिए भी ये जानना जरूरी है। कई बार वो कहते हैं ना कि ये होता क्या है। इसीलिए इन तमाम चीजों को समझना और बुझना बहुत जरूरी है।